तो हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और जबरदस्त नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इंपीरियल प्रिसेप्टर और छिन्मू कैपिटल सिटी पहुंच गए थे और इंपीरियल प्रिसेप्टर के पैलेस में किसी ने लिटिल पॉइजन किंग को उल्टा टंगाकर और कल्टीवेशन को भी सील कर दिया था। और इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ट्रेजरी भी खाली कर दिया गया होगा। ट्रेजरी सच में खाली कर दी गई होगी। अब नॉवल में आगे सबने इंपीरियल प्रिसेप्टर पर विश्वास नहीं किया। तभी इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, मैं सील खोलता हूं और दरवाजा धकेलता हूं। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सील खोला और जैसे ही दरवाजा धकेला तो देखा कि ट्रेजरी पूरी तरह खाली थी, स्पिक और स्पैन तक साफ। कमरे की ऑपोजिट दीवार पर पहले एक पेंटिंग टंगी हुई थी जिसमें हेवेनली पेंटिंग कंट्री के क्राउन प्रिंस ने स्वॉर्ड गॉड की पीठ बनाई थी। अब वह कहीं नजर नहीं आ रही थी, मगर उसकी जगह पर कुछ स्क्रिबल्स थे जिन्हें पढ़कर चौंका जा सकता था। उस स्क्रिबल्स में लिखा था, इंपीरियल प्रिसेप्टर, मैंने अपनी लेग वापस ले ली। आपके ट्रेजर्स के लिए भी थैंक्स। आपके सर्वेंट्स के साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। ओह, मैंने आपका बेड भी इस्तेमाल किया और उठने के बाद उस पर अपना काम भी निपटा दिया। मैंने आपकी स्टडी रूम में आपके लिए एक फ्रेग्रेंट चाय भी बनाई और हमारे पहले के सारे ग्रजेस अब क्लियर हो गए हैं। लेकिन आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। यह सब देखकर इंपीरियल प्रिसेप्टर ने खुद से कहा, मेरा चेहरा काला हो गया और वह तुरंत अपने बेडरूम गया और ब्लैंकेट उठाया। जब बदबू हवा में फैली, उसने अपनी नाक ढक ली और हाथ हिलाया और इंपीरियल प्रिसेप्टर ने लिटिल पॉइजन किंग से कहा, ओल्ड फू, इसे फेंक दो, फेंक दो। ओल्ड फू तुरंत ब्लैंकेट और बेडशीट साथ में बंधाकर ले गया, लेकिन बेड से भी बदबू आ रही थी। तभी ओल्ड फू ने इंपीरियल प्रिसेप्टर से पूछा, ओल्ड मास्टर, क्या आप बेड भी फेंकना चाहते हैं? इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, फेंक दो। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने हाथ हिलाया और जल्दी जल्दी स्टडी रूम की तरफ गया। पूरा स्टडी रूम यूराइन की बदबू से भरा था और टी पॉट में येलोविश लिक्विड साफ दिख रहा था कि यह टी नहीं थी, इंपीरियल प्रिसेप्टर की। आस्तीन ने टी पॉट और टी कप्स बाहर फेंक दिए। उसका चेहरा काला था। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने गुस्सा में कहा, डिस्ग्रेसफुल, उसकी लेग वापस लेने की बात छोड़ो, लेकिन उसने मेरी मैनर में आकर खाना खाया, सोया और पूप भी किया और मेरी शांति को बिगाड़ दिया। ओल्ड फू, दूसरा टी सेट और बेड तैयार करो। ओल्ड फू थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर इंपीरियल प्रिसेप्टर को बोला, ओल्ड मास्टर, ज्यादा पैसा अब बचा नहीं है। इंपीरियल प्रिसेप्टर थोड़ा हैरान हुआ, फिर खुद से बुदबुदाया, एम्परर की रिवॉर्ड आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। मेरी सैलरी हर महीने एक बार आती है और वो भी महीने की शुरुआत में, और इस महीने की सैलरी तो खत्म हो गई। तभी ओल्ड फू ने इंपीरियल प्रिसेप्टर से कहा, इस बार ओल्ड मास्टर के बाहर जाने के बाद आपने आधी से ज्यादा सैलरी अपने साथ ले ली थी और बाकी बची रकम थोड़े बहुत गिफ्ट्स भेजने में लग गई। किंग्स, ड्यूक्स और मिनिस्टर्स के जन्मदिन पर जिन्होंने बेटा पैदा किया, उन्हें भी गिफ्ट भेजना पड़ा। कुछ दिन पहले एम्प्रेस डावेजर का बर्थडे था और जो गिफ्ट मैंने तैयार किया था उसे अनप्रेजेंटेबल होने के कारण नापसंद कर दिया गया। इंपीरियल प्रिसेप्टर का सिर दुखने लगा और खुद से कहा, नॉर्थ गैरिसन किंग की डेथ हो गई है तो कुछ गिफ्ट्स की जरूरत होगी। क्या हम सच में पूरी तरह ब्रोक हैं? क्या कुछ गिरवी करने के लिए बचा है? ओल्ड फू थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर कुछ नहीं कहा। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने चारों तरफ देखा। घर छोटा नहीं था, लेकिन ज्यादा फर्नीचर नहीं था, गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था। इंपीरियल प्रिसेप्टर हमेशा ऐसा महसूस करता था कि फाइन डिटेल्स की मोहब्बत प्रोग्रेस में बाधा डालती है, इसलिए उसने जो खाया और इस्तेमाल किया सब सिंपल था, कुछ फैंसी नहीं। उसकी कलेक्शन में मोस्टली वियर्ड चीजें थीं, क्रिपल्स लेग, हेवनली पेंटिंग कंट्री के क्राउन प्रिंस की पेंटिंग। फिर भी ये सब थीफ गॉड, उसने सब चुरा लिया। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने ओल्ड फू से पूछा, क्या हम अपनी सैलरी एडवांस में मांग सकते हैं? तभी ओल्ड फू ने इंपीरियल प्रिसेप्टर से पूछा, ओल्ड मास्टर, क्या आप अभी भी अपना फेस चाहते हैं? इंपीरियल प्रिसेप्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या हम थोड़े पैसे उधार ले सकते हैं? ओल्ड फू ने सिर हिलाया और इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, हम हाल ही में युद्ध पर गए थे और फ्यू लोग जिनसे ओल्ड मास्टर अच्छे से परिचित हैं, वे सब तैनात हैं और अब घर पर नहीं हैं। जब उनके घर का मुखिया मौजूद ही नहीं है तो कौन मुझे पैसा उधार देगा, अनलेस ओल्ड मास्टर खुद जाए। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने बुदबुदाया, मेरी पेंटिंग स्किल्स भी इतनी बुरी नहीं है, उन्हें बेचकर कुछ कैश मिल सकता है। ओल्ड फू ने पूछा, ओल्ड मास्टर, क्या आप इसे साइन करेंगे? इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैं अपना नाम साइन कर दूं
तो पेंटिंग खरीदने वाला मुझे ब्रीफ दे रहा होगा, इसलिए मैं साइन नहीं करूंगा। ओल्ड फू ने सिर हिलाया और कहा, इस हालत में ओल्ड मास्टर की पेंटिंग बिक ही नहीं पाएगी। ओल्ड फ्यू के ये वर्ड्स इंपीरियल प्रिसेप्टर को गुस्सा दिला गए और इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि ये नहीं बिकेगी? हेवनली पेंटिंग कंट्री के क्राउन प्रिंस की पेंटिंग तो मेरे पास काफी समय से है और मैंने उसे काउंटलेस टाइम्स कॉपी किया है। भले ही मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि मैं आर्ट सेंट के बराबर हूँ, लेकिन क्या ये इनफ अच्छा नहीं होना चाहिए? ओल्ड फू ने इंपीरियल प्रिसेप्टर से कहा, ओल्ड मास्टर, कैपिटल कैसी जगह है? यहाँ इतने फेमस स्कॉलर्स हैं, जैसे कार्प्स क्रॉसिंग द रिवर। पेंटिंग बेचकर ये लोग कितना पैसा कमाते हैं। आधे से ज्यादा लोग भूख से स्किन और बोन्स हो चुके हैं। ओल्ड मास्टर, उनके मुकाबले आप अपनी स्किल्स को कहाँ रखते हो? ओल्ड फू ने इंपीरियल प्रिसेप्टर को फिर कहा, दूसरी तरफ ओल्ड मास्टर के डिसाइपल्स तो आपको उधार दे सकते हैं। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने ओल्ड फू से कहा, अपने डिसाइपल्स से पैसा उधार लूं, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता। फिर इंपीरियल प्रिसेप्टर को अचानक छिन्मू याद आया और वह मुस्कुराया। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने ओल्ड फू से कहा, मुझे पता है कि किसके पास पैसे हैं जिन्हें मैं उधार ले सकता हूँ। वो पैसा खर्च करने में लिबरल है और जब मेरे लिए हर्ब्स खरीदता है तो अक्सर पेमेंट वही करता है, वरना मेरी सैलरी तो कब की खत्म हो चुकी होती। वो इंपीरियल कोर्ट में भी नहीं है, इसलिए उससे उधार लेना एम्बैरेसिंग नहीं होगा। मैं जाकर पैसे ले आता हूँ, तुम लोग यहीं वेट करो। जब छिन्मू स्कॉलर्स के रेजिडेंस लौटा, अंदर घुसते ही उसे मेडिसिनल फ्रेग्रेंस महसूस हुई। ये स्मेल उसके कोर्टयार्ड से आ रही थी, जिससे छिन्मू हैरान हो गया। हालांकि स्कॉलर्स रेजिडेंस में ऑड जॉब वर्कर्स सफाई करते थे, लेकिन वे अक्सर हॉल में बैठकर लेसन्स भी सुनते थे, इसलिए उनकी कल्टीवेशन कमजोर नहीं थी। कुछ ऑड जॉब वर्कर्स तो स्कॉलर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग थे। इंपीरियल कॉलेज के इतिहास में ऐसे कई ऑड जॉब वर्कर्स थे जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज कल्टीवेट की थीं और बाद में स्कॉलर बनकर रेप्यूटेबल ऑफिसर्स तक पहुंचे थे। ऐसे गार्ड्स के रहते स्कॉलर्स के रेजिडेंस में किसी का चुपके से घुस पाना लगभग नामुमकिन था। छिन्मू, ड्रैगन किलन और हुलिंगर को लेकर अपने कोर्टयार्ड में पहुंचा और देखा कि वहां हर्ब्स के बड़े बड़े बैग्स पड़े थे, साथ ही मेडिसिनल फर्नेस, मेडिसिनल कॉल्ड्रन वगैरह भी थे। मेडिसिनल फर्नेस और मेडिसिनल कॉल्ड्रन बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। उन पर बने मार्किंग साफ दिखा रहे थे कि ये प्रेशियस ट्रेजर्स हैं। ये रोलंस गोल्डन पैलेस से मिले ट्रेजर्स से कम नहीं थे। एक मेडिसिनल कॉल्ड्रन के अंदर एक लेग था और मेडिसिनल फर्नेस के अंदर एक आर्म। ये दोनों लिम्स देखकर छिन्मू थोड़ा हैरान हो गया और छिन्मू ने हुलिंगर और ड्रैगन किलिन से कहा, तुम दोनों कोर्टयार्ड के बाहर गार्ड दो, किसी को भी अंदर मत आने देना। हुलिंगर और ड्रैगन किलिन उठे और कोर्टयार्ड के बाहर चले गए। छिन्मू ने मुड़कर देखा कि ड्रैगन किलिन तंग दरवाजे से मुश्किल से निकल रहा था। छिन्मू ने ड्रैगन किलिन को देखकर खुद से कहा, ये फेलो हर दिन मोटा होता जा रहा है, थोड़े दिन में मेरी डोर तोड़ देगा और मुझे नया लगवाना पड़ेगा। उसने मेन रूम का दरवाजा खोला और अंदर दो आदमी देखे। बूढ़े भी थे और पूरी तरह बूढ़े भी नहीं। लंगड़े ने खुद को ठीक ठाक सजा रखा था। उसके बाल चमकदार काले थे, ठुड्डी की दाढ़ी गोल्डन थ्रेड से बंधी हुई थी, कपड़े भी टेस्टफुली चुने हुए थे। उसके सामने ओल्ड माँ बैठा था, हरे रंग के कपड़ों में, जो क्रिपल जितने फ्लैशी नहीं थे। उसकी एक स्लीव खाली लटक रही थी, चेहरा ट्रैवल वॉर्न लग रहा था, साइड बर्न सफेद बिखरे हुए थे। जब उन्होंने छिन्मू को अंदर आते देखा, क्रिपल ने सिंपल स्माइल दी और ओल्ड माँ का ठंडा चेहरा भी चमक उठा। छिन्मू ने ओल्ड माँ और क्रिपल से कहा, ग्रैंडपा माँ, ग्रैंडपा क्रिपल, क्या आप दोनों मुझे देखने आए हो? ग्रैंडपा माँ ने ग्रैंडपा क्रिपल को जवाब दिया, नहीं। ये सुनकर छिन्मू को चोट लगी। ग्रैंडपा क्रिपल ने छिन्मू से कहा, तुम हमसे ज्यादा कंफर्टेबली रह रहे हो, फिर हम तुम्हें देखने क्यों आए? तुम तो बस एक बच्चा हो जिसे हमने उठा लिया था। क्या हम हजारों मील सिर्फ तुम्हें देखने आए? ज्यादा मत सोचो। छिन्मू ने गुस्से में ग्रैंडपा क्रिपल से कहा, आप दोनों क्लियरली मुझे देखने आए हो? ग्रैंडपा क्रिपल ने छिन्मू से कहा, मैं सिर्फ अपनी टांग रीअटैच करवाने आया हूँ। क्या देख सकते हो कि मेरी टांग अभी जिंदा है या नहीं? छिन्मू ने क्रिपल से कहा, मैं नहीं करूंगा। ग्रैंडपा क्रिपल गुस्से में छिन्मू से कहा, तुम बदतमीज, इंडिपेंडेंट बन गया, हम बिल्कुल तुम्हें देखने नहीं आए। ग्रैंडपा ओल्ड माँ ने खांसते हुए ग्रैंडपा क्रिपल से कहा, अगर तुम उसे देखने नहीं आए हो तो अपनी लेग अपोथेकरी के पास क्यों नहीं ले गए? उसे छेड़ना बंद करो और उसे देखो। ये तो रोने वाला है, छिन्मू ने एक्टिंग करते हुए कहा। मैं रो नहीं रहा। तभी ग्रैंडपा क्रिपल ने छिन्मू से कहा, ठीक है, रोना बंद करो, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। मैं अभी अभी इंपीरियल प्रिसेप्टर के मैनर से आया हूँ। वहाँ काफी समय रुका था और वहाँ से कुछ चीजें भी ले आया हूँ। क्या तुमने कॉल्ड्रन में रखी लेग देखी? फिर ग्रैंडपा क्रिपल ने गर्व से छिन्मू से कहा, मेरी लेग?
मैंने इसे इंपीरियल प्रिसेप्टर के मैनर से वापस ले लिया और इंपीरियल प्रिसेप्टर कुछ भी नहीं कर पाया, बस हेल्पलेस देखते रह गया। जब मैं अपनी लेग ले आया, छिनमू कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ग्रैंडपा क्रिपल, इंपीरियल प्रिसेप्टर और मैं अभी अभी ही वापस आए हैं। तो जो इंपीरियल प्रिसेप्टर आपने मैनर में देखा वो कौन सा था? ग्रैंडपा क्रिपल ने उसे घूर कर देखा और किन्मू ने भी पीछे हटे बिना घूर कर जवाब दिया। दोनों के चेहरे पर एक जैसी वार्म स्माइल थी, ऐसी स्माइल जो दूसरों को भरोसेमंद लगती है, ऐसी मुस्कान जो सामने वाले को सहज ही भरोसा करने पर मजबूर कर दे। यहाँ तक कि अगर वही लोग आपकी पीठ में खंजर भी उतार दें, तब भी आपको लगेगा कि उन पर भरोसा करना गलत नहीं था। छिनमू और ग्रैंडपा क्रिपल एक दूसरे को लगातार देखते रहे। ग्रैंडपा माँ बाहर से कोल्ड दिखता था, लेकिन दिल से वार्म था। तभी ओल्ड माँ ने किन्मू को कहा, हम सब एडल्ट हैं, तो टेंट्रम बंद करो। हम यहाँ यह देखने आए हैं कि किन्मू ठीक है या नहीं, और साथ ही यह भी कि उनके कटे हुए हाथ पैर अभी काम के लायक हैं या नहीं। तभी ग्रैंडपा क्रिपल हल्का सा मुस्कुराया और क्रिपल ने कहा, ओल्ड माँ ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री से भागकर यहाँ आया है। इसका मतलब साफ है कि वो खास तौर पर तुम्हें देखने आया है। ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री यहाँ से हजारों माइल्स दूर है और डिसेबल्ड एल्डरली विलेज से भी सिर्फ 1000 माइल्स दूर। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तुम्हें देखने नहीं आया। मेरी कटी हुई टांग इंपीरियल प्रिसेप्टर के मैनर में थी और छिनमू वहां सबसे पास था, इसलिए वह यहाँ पहुंचा। ये सुनकर छिनमू के मन में उनके लिए अपनापन महसूस होता है। फिर ओल्ड माँ छिनमू से बोलता है, क्रिपल की कड़वी बातों पर ध्यान मत दो, असल में वो अच्छा इंसान है। जब तुम छोटे थे और रोज बेड वेट करते थे, ग्रैनी तुमसे परेशान हो जाती थी। उसने कभी बच्चा नहीं पाला था, इसलिए वो तुम्हें पास के गांव भेजना चाहती थी। पहले दिन भेजा और अगले ही दिन तुम वापस ग्रैनी के बेड पर थे। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन हर बार किन्मू अगली ही सुबह वापस ग्रैनी के बिस्तर पर मिल जाता था। ओल्ड माँ बताता है कि असल में क्रिप्पल चुपके से किन्मू को वापस ले आता था। तुरंत ग्रैंडपा क्रिप्पल ग्रैंडपा माँ और किन्मू दोनों से बोलता है, मैंने नहीं किया। मुझे बच्चे सबसे ज्यादा पसंद नहीं। अगर मेरी एक टांग न कटी होती तो मैं किन्मू को रोज किक करता। यह सुनकर किन्मू इमोशनली हर्ट होता है और किन्मू ग्रैंडपा माँ से बोलता है, ग्रैनी ने मुझे सिर्फ बेड वेट करने की वजह से भेज दिया था, लेकिन ग्रैनी तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। इस पर ग्रैंडपा माँ किन्मू से बोलता है कई बार, ग्रैनी ने न कभी बच्चा जना था न पाला। तुम वाटरफॉल की तरह पेशाब करते थे, रात में रोते थे, भूख लगी तो रोते थे, पेट भर गया तब भी रोते थे, नींद नहीं आई तो भी रोते थे। यहाँ तक कि बंधी हुई गाय भी तुमसे परेशान हो गई थी। तो ग्रैनी का परेशान होना नॉर्मल था। हम बूढ़े लोग इतने अनॉयड हो गए थे कि विलेज चीफ और अपोथेकरी ने भी माना कि तुम्हें भेज देना विलेज की शांति के लिए अच्छा होगा। यह सुनकर छिनमू और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और छिनमू ओल्ड ग्रैंडपा माँ से बोलता है, विलेज चीफ ग्रैंडपा और अपोथेकरी ग्रैंडपा भी मुझे भेजना चाहते थे, मुझे कभी पता ही नहीं चला। अब ग्रैंडपा क्रिपल छिनमू से बोलता है, तुम 1 साल के भी नहीं थे तो तुमको याद कैसे रहता? सिर्फ बेड वेट करना ही नहीं, तुम उस पर गंदगी भी कर देते थे। ग्रैंडपा म्यूट तो तुम्हें भेजने के लिए तैयार था। ग्रैंडपा म्यूट ने साथ में एक दूध देने वाली गाय देने का ऑफर भी रखा, लेकिन थोड़े समय बाद किन्मू ने बेड वेट करना बंद कर दिया, इसलिए बात वहीं रुक गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद किन्मू ओल्ड ग्रैंडपा ग्रैंडपा माँ और ग्रैंडपा क्रिप्पल दोनों से बोलता है, म्यूट ग्रैंडपा भी, कम से कम ब्लाइंड ग्रैंडपा और डेफ ग्रैंडपा तो मुझसे प्यार करते थे। इस पर ओल्ड ग्रैंडपा माँ छिनमू से बोलता है, ग्रैंडपा ब्लाइंड सच में तुम्हें प्यार करता था, लेकिन जब उसने तुम्हें ऊपर उठाया और तुमने उसके चेहरे पर पेशाब कर दी, उसके बाद ग्रैनी ने भेजने की बात की तो उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर ग्रैंडपा क्रिप्पल किन्मू से बोलता है, जब तुम छोटे थे, ग्रैंडपा डेफ सबसे ज्यादा परेशान था। तुम उसकी मेज पर चढ़ जाते और हर चीज स्याही से भर देते, यहाँ तक कि उसकी इंक स्टोन में भी पेशाब कर दी। तब तुम क्यूट थे। बड़े होकर जब विलेज की स्टोन स्टैच्यूज पर पेशाब करने लगे, तब क्यूट नहीं रहे। लगातार ये सब सुनकर छिनमू पूरी तरह मेंटल शॉक में आ जाता है और छिनमू ओल्ड माँ और क्रिपल से बोलता है, ग्रैंडपा माँ, ग्रैंडपा क्रिपल, अब मैं हेवनली डेविल कल्ट का कल्ट मास्टर हूँ, तो क्या बेड वेट वाली बातें बंद कर सकते हैं? अब मैं आपकी टांग और हाथ देखता हूँ। इस पर ग्रैंडपा क्रिपल ओल्ड ग्रैंडपा माँ की तरफ देखकर बोलता है, छिनमू की बेड वेट वाली कहानी मुझे हमेशा हंसाती है और मरने के बाद कॉफिन में भी ये याद आया तो मैं हंसते हुए बाहर कूद जाऊंगा। ओल्ड ग्रैंडपा माँ ग्रैंडपा क्रिपल से बोलता है, और मैं भी। इसके बाद छिनमू चुपचाप कोर्टयार्ड में जाता है और वह मेडिसिनल कॉल्ड्रन और फर्नेस मंगवाता है। पहले छिनमू ग्रैंडपा क्रिपल की टांग से खून निकालकर जांच करता है और फिर छिनमू
ओल्ड ग्रैंडपा माँ के हाथ से ब्लड निकालकर स्टडी करता है। ये जांच के बाद छिनमू ग्रैंडपा माँ और ग्रैंडपा क्रिपल से बोलता है, ग्रैंडपा माँ के हाथ की लाइफ फोर्स आदि खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रिजर्वेशन बहुत अच्छी है। किसी ने बुद्धिस्ट इनकैंटेशन से ब्लड की प्रॉपर्टीज को वाइब्रेट किया है, जिससे ब्लड फ्रेश रहा। अगर स्पिरिट पिल्स और मिरेकल मेडिसिन दी जाए तो लाइफ फोर्स वापस लाई जा सकती है और आपके हाथ को दोबारा जोड़ा जा सकता है। और कुछ साल ट्रेनिंग के बाद हाथ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद ग्रैंडपा माँ छिनमू से बोलता है, मेरा हाथ 1000 बुधा पगोडा में रखा गया था और वहीं पर प्रीवियस रूलर का फिजिकल बॉडी रखा गया था और मंक्स वहां दिन रात इनकैंटेशंस चांट करते रहते हैं, जिससे बॉडी की एक्टिविटी प्रिजर्व्ड रहती है। ये सुनते ही छिनमू शॉक में उछल पड़ता है और छिनमू ग्रैंडपा माँ से बोलता है, ग्रेट थंडरक्लैप मॉनेस्ट्री में सच में 1000 बुडास हैं। ग्रैंडपा माँ कंधे उचकाकर बोलता है, मैंने गिनती तो नहीं की, लेकिन होने तो चाहिए। छिनमू खुद को संभालता है और ग्रैंडपा क्रिपल की टांग चेक करता है। थोड़ी देर बाद छिनमू क्रिपल से बोलता है, ग्रैंडपा क्रिपल, इस टांग का खून खराब हो चुका है, आपकी टांग मर चुकी है, अब इसे रीअटैच नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही ग्रैंडपा क्रिपल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्रिपल की मुस्कान गायब हो जाती है और क्रिपल घबराकर छिनमू से बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मैं डिवाइन लेग्स के नाम से जाना जाता हूँ। मेरी दोनों टांगें गॉड रेल्म तक ट्रेन की गई थीं। एक टांग कैसे मर सकती है? और ये तो हाल ही में कटी थी, बस 20-30 साल पहले। मेरी टांग ओल्ड माँ की डिवाइन फिस्ट से कमजोर नहीं हो सकती, ये जिंदा होनी ही चाहिए। छिनमू ईमानदार मुस्कान के साथ क्रिपल से बोलता है, ग्रैंडपा क्रिपल, मुझे अफसोस है, मगर ये टांग मर चुकी है और रीअटैच नहीं हो सकती। और अभी मैंने आपका खून टेस्ट किया, उसमें 5 स्पाइसेस और स्मोकी फ्लेवर था। मुझे लगता है इंपीरियल प्रिसेप्टर ने इसे ड्रीड लेग बना दिया। यह सुनकर क्रिपल गुस्से से हंस पड़ता है और ग्रैंडपा क्रिपल छिनमू से बोलता है, शरारती लड़के, मुझे फिर से बेवकूफ बना रहा है। इंपीरियल प्रिसेप्टर इतना गरीब कैसे हो सकता है कि मेरी टांग को सुखाकर सूखा मांस बना दे? इतना कहते ही ग्रैंडपा क्रिपल खुद नर्वस हो जाता है और ग्रैंडपा क्रिपल खुद से बोलता है, इंपीरियल प्रिसेप्टर सच में बहुत गरीब है, कहीं सच में उसने ऐसा तो नहीं कर दिया? अपने ग्रैंडपा क्रिपल को घबराया हुआ देखकर छिनमू अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। तभी ग्रैंडपा माँ छिनमू से बोलता है, इसे मत डराओ, चोर वैसे भी डरपोक होते हैं। तभी छिनमू मुस्कुराते हुए बोलता है, हालांकि ग्रैंडपा माँ का हाथ और ग्रैंडपा क्रिपल की टांग ग्रैंडपा बुचर के लोअर बॉडी जितनी एक्टिव तो नहीं है, लेकिन इनमें लाइफ फोर्स अभी मौजूद है। मैं पहले दवाइयों से सिवियर्ड लिम्स को एक्टिवेट करूंगा और 10 दिन से आधे महीने में ये रिकवर हो जाएंगी। जब रीअटैच करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रैंडपा बुचर का लोअर बॉडी ग्रैंड शामन के शरीर पर था, इसलिए उसमें कोई हिडन इंजरी नहीं बची, लेकिन आपकी लिम्स को लिविंग बॉडी से नरिशमेंट नहीं मिला है, इसलिए इनकी कंडीशन थोड़ी खराब है। ये सुनकर ग्रैंडपा माँ और ग्रैंडपा क्रिपल दोनों राहत की सांस लेते हैं। ग्रैंडपा माँ और ग्रैंडपा क्रिपल छिनमू से बोलते हैं, अब बस ये रिया अटैच हो जाए, बस यही काफी है। ग्रैंडपा क्रिपल मुस्कुराकर बोलता है, मैं पैलेस ट्रेजरी से कुछ स्प्रिट हर्ब्स ले आया हूँ, छिनमू इनमें से देख लेना कौन सी काम आएंगी। अगर कुछ कम पड़े तो मैं जाकर और बोरो कर लूंगा। तभी छिनमू जवाब देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, इंपीरियल कॉलेज के वेयरहाउस में सारी हर्ब्स मिल जाएंगी। तभी छिनमू कोर्टयार्ड में जाता है और वह स्पिरिट हर्ब्स चेक करने ही वाला होता है। तभी बाहर से हुलिंगर की आवाज आती है, यंग मास्टर, इंपीरियल प्रिसेप्टर आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर छिनमू चौंक जाता है और छिनमू मन ही मन सोचता है, इंपीरियल प्रिसेप्टर, और यहाँ कहीं इंपीरियल प्रिसेप्टर को ग्रैंडपा क्रिपल की हरकतों का पता तो नहीं चल गया। तभी छिनमू मेन रूम का दरवाजा बंद करता है और कपड़े ठीक करता है और गेट खोलता है। बाहर इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर खड़ा होता है। ये वही मिडिल एज्ड आदमी है, गॉड्स के बाद नंबर 1 और जिसकी ताकत से पूरी दुनिया कांपती है, लेकिन इस समय वह अनईजी दिख रहा है। वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहता है और फिर धीरे से बोलता है, इंपीरियल एकेडमिशियन, आप ठीक ठाक लग रहे हैं, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? यह सुनकर छिनमू हैरान होते हुए मुस्कुराता है और फिर छिनमू इंपीरियल प्रिसेप्टर से बोलता है, इंपीरियल प्रिसेप्टर यहाँ पैसे उधार लेने आए हैं। इतने महान इंपीरियल प्रिसेप्टर के पास भी पैसे नहीं हैं। इंपीरियल प्रिसेप्टर सच्चाई से जवाब देता है, जब मैं युद्ध पर गया था तभी एक चोर मेरे घर में घुस गया और सब कुछ साफ कर गया। अब मेरी जेब पूरी तरह खाली है, लेकिन मुझे नॉर्थ गैरिसन किंग के मैनर जाकर कंडोलेंसेस भी देने हैं। मेरे पास खर्च करने के लिए एक सिक्का भी नहीं है। यह सुनकर छिनमू का दिल थोड़ा हिल जाता है और छिनमू मन ही मन सोचता है, कहीं ग्रैंडपा क्रिपल ने इंपीरियल प्रिसेप्टर का मैनर खाली तो नहीं कर दिया। टांग जाने के बाद भी वो मुझसे ज्यादा फुर्तीला है। फिर छिनमू मुस्कुराकर बोलता है, इंपीरियल प्रिसेप्टर,
आपको कितने पैसे चाहिए? इंपीरियल प्रिसेप्टर थोड़ी देर हिसाब लगाता है और फिर इंपीरियल प्रिसेप्टर किन मुंह से बोलता है, मेरी सैलरी 800 ग्रेट एबंडेंस कॉइन्स महीना है, तो बस 1 महीने की सैलरी उधार दे दो, इतने में मेरा काम चल जाएगा। तभी चिन्मू हु लिंगर से बोलता है, लिंगर 1000 ग्रेट अबंडेंस कॉइन्स ले आओ और इंपीरियल प्रिसेप्टर को दे दो। हु लिंगर हामी भरती है और फिसलते हुए अंदर कमरे में चली जाती है। तभी छिनमू मुस्कुराकर इंपीरियल प्रिसेप्टर से बोलता है, इंपीरियल प्रिसेप्टर को इतना गरीब होने की जरूरत है क्या? इंपीरियल प्रिसेप्टर सिर हिलाकर बोलता है, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल डिजायर्स कल्टीवेशन और विजडम को अफेक्ट करते हैं। कम इच्छाओं के साथ पैसे की अहमियत अपने आप खत्म हो जाती है। अचानक इंपीरियल प्रिसेप्टर की नजर चमकती है और वह छिनमू को मुस्कुराकर बोलता है, तुम्हारे कमरे में और लोग हैं, उनमें से एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो रूलाई की तरह मोशनलेसली बैठा है। नहीं, असल में 2 लोग होने चाहिए। दूसरा हेवन और अर्थ के साथ मर्ज हो चुका है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा लगता है कि वह किसी भी पल एस्केप कर सकता है। इतनी सुपीरियर बॉडी टेक्निक है कि मैं उसे लगभग ओवरलुक ही कर गया। एकेडमिशियन, तुम मुझे अंदर बैठने के लिए इनवाइट क्यों नहीं कर रहे? तभी छिनमू सिर हिलाकर बोलता है, इंपीरियल प्रिसेप्टर, मैं आपको अंदर इनवाइट नहीं करूंगा। मेरे एल्डर्स आए हुए हैं और वो इंजर्ड हैं, इसलिए लोगों से मिलना उनके लिए कन्वीनियंट नहीं है। इंपीरियल प्रिसेप्टर समझते हुए बोलता है, ओह, तो वो इंजर्ड हैं। तभी कोर्टयार्ड में इतनी स्पिरिट हर्ब्स रखी हुई हैं। मैं भी इंजर्ड हूँ, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। इतने में ह्यू लिंगर एक बड़ा सा कॉइन पाउच लेकर आती है और छिनमू को देती है। छिनमू पाउच लेता है और मुस्कुराते हुए इंपीरियल प्रिसेप्टर को दे देता है और छिनमू मुस्कुराते हुए कहता है, अगर इंपीरियल प्रिसेप्टर पैसों की तंगी में है तो लौटाने की जरूरत नहीं है। इंपीरियल प्रिसेप्टर, नोबल कैरेक्टर वाला इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन गरीब रहना जरूरी नहीं है। गरीबी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नोबल बनने की। यह सुनकर इंपीरियल प्रिसेप्टर जवाब देता है, मुझे लौटाना होगा, कुछ दिनों में एम्परर का रिवॉर्ड आएगा, तब मैं पैसे वापस कर दूंगा। अभी बस अगले कुछ दिनों के लिए चाहिए। इतना कहकर वह धन्यवाद देता है और विदा लेकर चला जाता है। और फिर छिनमू तब तक इंतजार करता है जब तक इंपीरियल प्रिसेप्टर दूर नहीं चला जाता। और फिर छिनमू हुलिंगर और ड्रैगन किलिन से बाहर गार्ड करने को कहता है और इसके बाद छिनमू मेन रूम में जाता है और ग्रैंडपा क्रिपल से पूछता है, ग्रैंडपा क्रिपल, क्या आपने इंपीरियल प्रिसेप्टर का मैनर साफ कर दिया था? ग्रैंडपा क्रिपल सिर हिलाकर बोलता है, साफ करने से क्या मतलब है? उसके मैनर में पहले से ही ज्यादा पैसा था ही नहीं और कोई कीमती फर्नीचर भी नहीं था। सबसे महंगी चीज शायद डेफ की पेंटिंग थी, जो कि प्राइसलेस है। ये सुनकर छिनमू हैरान हो जाता है। इंपीरियल प्रिसेप्टर सच में इतना गरीब था? वह तो ऐसा मंत्री है जिसके पास सोसाइटी के हर लेवल पर पावर है, फिर भी उसके पास कैपिटल कैसे नहीं? इटर्नल पीस एम्पायर में कई ऑफिशियल्स थे जो माइनिंग में इन्वॉल्व थे, कई रिफाइनरीज और कास्टिंग फैक्ट्रीज चलाते थे और बेहिसाब दौलत के मालिक थे। फिर इंपीरियल प्रिसेप्टर इतना गरीब कैसे हो सकता है? ग्रैंडपा क्रिपल पता नहीं कहां से एक स्क्रोल निकालता है और उसे खोलता है। ये एक पेंटिंग थी, सोर्ड गॉड की पीठ की। ये पेंटिंग विलेज चीफ की ही होगी। डेफ ने विलेज चीफ को जवान हालत में देखा होगा। इस पेंटिंग को देखा नहीं जा सकता, नहीं तो आंखें अंधी हो जाएंगी। ग्रैंडपा क्रिपल सोर्ड गॉड की पेंटिंग को लपेटता है और छिनमू की तरफ फेंक देता है और छिनमू से कहता है, ये पेंटिंग तुम्हें दे रहा हूँ, इसे इविल वार्ड ऑफ करने के लिए रखना। विलेज चीफ की पेंटिंग जो ब्लाइंड ने बनाई थी, उसके रहते गोस्ट्स पास नहीं आते। इसे खोलना मत। तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ अगर देख लिया तो अंधे हो जाओगे और मर भी सकते हो। हालांकि ग्रैंडपा डेफ की पेंटिंग उस समय गॉड रेल्म तक नहीं पहुंची थी, लेकिन जिस व्यक्ति को उसने ड्रॉ किया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए इसे भी देखा नहीं जा सकता। छिनमू को शक होता है, लेकिन वह पेंटिंग को अपने टाउटी सैक में रख लेता है। तभी ग्रैंडपा माँ बोलता है, ग्रैंडपा डेफ ने सच में विलेज चीफ को देखा था, लेकिन उसमें डर नहीं बल्कि रेवरेंस ज्यादा था। विलेज में ग्रैंडपा डेफ ग्रैंडपा म्यूट के सबसे करीब था। अब जब ग्रैंडपा म्यूट बिना बताए चला गया है तो ग्रैंडपा डेफ शांत नहीं बैठ पाएगा। वह जरूर बाहर निकलकर उसे ढूंढने आएगा। यह देखकर छिनमू का दिल भर आता है और छिनमू सोचते हुए कहता है, जब से वह गांव से निकला है, डिसेबल्ड एल्डरली विलेज के लोग एक एक करके बाहर आ रहे हैं। भले ही वे कहते हों कि उन्हें छिनमू की याद नहीं आती, लेकिन असल में वे सब उसके लिए ही बाहर आए हैं। फिर छिनमू स्पिरिट हर्ब्स को छांटने लगता है और जो ग्रैंडपा क्रिपल पैलेस से चुराकर करके लाया था। और छिनमू मन ही मन सोचता है, पैलेस की हर्ब्स सच में कीमती हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रैंडपा अपोथेकरी के हर्ब गार्डन से थोड़ी इंफीरियर हैं। ये सब रेयर स्पिरिट हर्ब्स हैं और इन हर्ब्स के साथ ग्रैंडपा माँ के हाथ और ग्रैंडपा क्रिपल की डिवाइन लेग को नरिश करने की प्रिस्क्रिप्शन पूरी हो चुकी थी।
अब बस इंपीरियल कॉलेज के वेयरहाउस से कुछ सप्लीमेंट्री हर्ब्स लेने बाकी थे और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।